देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आज की कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गौतम। नेपाल के साथ हिंदुस्तान का रिश्ता रोटी बेटी का रहा है, भाई भाई का रहा है। सीता माँ भी तो नेपाल की ही थी, लेकिन इस रिश्ते में अब दरार आने लगी है। ये दरार इतनी गहराने लगी है कि ये रिश्ता और कितने दिनों तक चलेगा, कैसे चलेगा, कहना मुहाल है। हिंदुस्तान नेपाल के विरोधी सुर देखकर हैरान है। ये सुर कमोबेश उसी तर्ज पर निकल रहे हैं जैसे चीन और पाकिस्तान के निकला करते हैं। हिंदुस्तान ये भी सोच रहा है कि क्या नेपाल खुद इस तरह के विचारों को जन्म दे रहा है या चीन की शय पर इन दिनों वो सब करने में लगा हुआ है जो करता हुआ वो नजर आ रहा है। अब आप देखिए, हिंदुस्तान के वो हिस्से, वो इलाके जो सदियों से हिंदुस्तान के रहे हैं, उन पर नेपाल अपना हक जताने लगा है और उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि उसने अपने यहाँ नेपाल में संसद में इसको संविधान संशोधन के तहत इस नक्शे को बदलने के लिए प्रस्ताव पेश कर दिया है। हालांकि ये प्रस्ताव उसने पिछले महीने मई में भी पेश किया था, लेकिन तब कुछ मधेशी पार्टियों के विरोध की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाया था। लेकिन अब उन मधेशी पार्टियों को जो खासतौर से हिंदुस्तान की तरफ झुकाव रखती हैं, उन मधेशी पार्टियों को भी अपने दबाव में राष्ट्रवाद के नाम पर लेकर अब एक बार फिर से ये संविधान संशोधन बिल, जो कि वहाँ के संविधान में तीसरी अनुसूची में संशोधन करेगी, पेश कर दिया गया है। और अब ये वक्त की बात है, मुश्किल से 10 दिन वहाँ कहे जा रहे हैं कि ये नया नक्शा बन जाएगा। लेकिन नेपाल ऐसा कर क्यों रहा है? और कहीं चीन के साथ उसकी जो ये उड़ान है, हिंदुस्तान कहीं उस उड़ान को रोककर उसका आने वाले दिनों में नक्शा भी ना बदल दे। बहरहाल इस पूरे मामले की शुरुआत कैसे हुई और अभी ये मामला कहाँ तक पहुँचा है, इसको समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा। सबसे पहले ये देखिए, कैलाश मानसरोवर का ये रास्ता जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर आपको ब्लिंक करते हुए ये 3 हिस्से दिखाई दे रहे होंगे: काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख। असल में भारत ने लिपुलेख से लेकर धारचूला तक, वहाँ के घटिया बागड़ तक 80 किलोमीटर की एक रोड बनाई, जिससे कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों की जो यात्रा है वो कम वक्त में और सुगम तरीके से हो सके। लेकिन नेपाल ने इसमें कोई साजिश देखी। उसको ये लगा कि कहीं मेरे हिस्से तो नहीं हड़पे जा रहे हैं, और इस बात को समझते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने यह भी कहा कि हम अपने हिस्से की 1 इंच भी ज़मीन नहीं देंगे। लेकिन आप देखिए कैसे चीन नेपाल को मोहरा बना रहा है। नेपाल के हिस्से का कोई अतिक्रमण भारत ने नहीं किया, भारत कभी भी आक्रांता नहीं रहा, लेकिन चीन ने उसको ये समझा दिया कि देखो तुम्हारी ज़मीनें हड़पी जा रही हैं। असल में चीन की चिंता ये थी कि अगर लिपुलेख में भी भारत की इंडो तिब्बत सीमा पुलिस जो है वो तैनात हो गई, उसकी चौकियां बन गई, तो चीन पर निगाह रखना और आसान हो जाएगा, और चीन को ये मंजूर नहीं था। अब आपको ये भी समझाते हैं कि वहाँ पर असल में इसको लेकर किस तरीके की चिंताएं हैं। नेपाल ने इसको लेकर ऐतराज़ जताया। असल में नेपाल ने तभी ऐतराज़ जता दिया था जब 31 अक्टूबर को भारत ने नया नक्शा दिखाया था, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बताते हुए नक्शा जब जारी किया गया तो नेपाल की चिंताएं बढ़ गईं। उसने ये सोचा कि कहीं नेपाल के हिस्से का अतिक्रमण तो नहीं किया जा रहा है। चीन ने इस बात को हवा भी दी, लिहाजा वो विरोध करने लगा। अब एक और मुद्दा देखिए। एक और मुद्दा यह है, और इससे आपको समझ में आएगा कि नेपाल में भी सभी लोग एक मत होकर भारत के खिलाफ हो गए हैं, ऐसा नहीं है। जब माउंट एवरेस्ट का सर्वे करने के लिए चीन ने वहाँ अपना दल भेजा और वहाँ से सर्वे करने के बाद वो दल आया और उसने ये बताया कि नेपाल जितना दावा करता है एवरेस्ट की ऊंचाई उतनी नहीं रह गई है, बल्कि 3-4 मीटर कम हो गई है। इसके बाद वहाँ कई पार्टियाँ, जिसमें वहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी और इस समय प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भी शामिल है, उसने ये कहा कि आप ये बताइए, हमसे बगैर परमिशन के, नेपाल के बगैर परमिशन के माउंट एवरेस्ट में जाकर आप सर्वे कर कैसे सकते हैं? क्योंकि ज़्यादातर हिस्सा, दोनों की जो सीमा लगती है इस इलाके में, उसका ज़्यादातर हिस्सा नेपाल के हिस्से में आता है। सिर्फ 25% हिस्सा चीन के पास है। बगैर नेपाल की परमिशन के, एक सॉवरेन कंट्री की परमिशन के बगैर आप चले कैसे गए? और इस बात को लेकर वहाँ पर सरकार में भी विरोध दर्ज कराया गया प्रमुख विपक्षी दल की तरफ से, और इसको लेकर भी वहाँ उहापोह चल रही है। मतलब ये है कि इस समय नेपाल में, क्योंकि नेपाल
नैसर्गिक रूप से भारत का शुभ चाहने वाला और भारत भी उसका हित चाहने वाला ऐसे पड़ोसी रहे हैं, लेकिन चीन वहाँ विरोध के स्वरों को हवा दे रहा है। और क्योंकि ये नैसर्गिक नहीं है, थोपा जा रहा है, लादा जा रहा है, इसलिए अलग ही कृत्रिम समझ में भी आ रहा है। लेकिन इसकी उम्र कितनी लंबी होगी और ये मामला कहाँ तक जाएगा, आज की अड़ी में इसी पर होगी चर्चा। लेकिन सबसे पहले आपका अपने आज के मेहमानों से परिचय करा देता हूँ। हमारे आज के मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रमोद स्वामी जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए अभय दुबे, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जगन्नाथ पांडा विदेश मामलों के जानकार हैं और आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। रजनी शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी नेपाल से ताल्लुक़ रखती हैं और वहाँ पर राज्यसभा जो होती है, जैसे हमारे यहाँ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसी तरीके से वहाँ से राज्यसभा होती है जिसके ये सदस्य हैं, राज्य की सभा की सदस्य। बहुत स्वागत है रजनी जी आपका भी, आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले, और हाँ, सुनीत चोपड़ा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि वामपंथी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और आज देखते हैं कि वो इस मामले में क्या कहते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं इस बात को लेकर प्रमोद जी के पास जाना चाहूँगा। प्रमोद जी, ये मामला आगे किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, जहाँ तक भारत की नीति की बात है, हम, जैसे कि आपने चर्चा के शुरू में कहा कि हम कभी आक्रांता नहीं रहे। भारत के ऊपर लोगों ने आक्रमण किया है, भारत ने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया। और भारत की नीति, किसी की भी जमीन हड़पने की नीति भारत की कभी नहीं रही है। हमारी हमेशा से नीति रही है कि हम पड़ोसी देशों से मधुर संबंध बना करके रखें और उसी नीति पर हम काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने चर्चा के शुरू में इस बात का उल्लेख किया कि जो लिपू लेक से जो मानसरोवर का जो रास्ता जा रहा है, उसके ऊपर उन्होंने आपत्ति दर्शाई है। लेकिन ये काम तो 2008 से चल रहा, 2008 से ये काम चल रहा था। उन्होंने तब कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। हाँ, उन्होंने तब कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। तो और इसके बारे में हमारे जो विदेश मंत्रालय है, उन्होंने भी बड़ा स्पष्ट किया है कि उन्होंने जो नया भी नक्शा भी जो जारी किया है, उसके कोई ऐतिहासिक और उनके कोई तथ्य नहीं है। उन्होंने एक पक्षीय निर्णय लेकर के जो नया नक्शा भी जारी किया है। तो इससे ऐसा लगता है कि चाइना को कोई न कोई जो राष्ट्र है वो उकसा रहा है और वो इस अंचल की शांति को विनष्ट करना चाहता है। लेकिन भारत की नीति बड़ी स्पष्ट है। हम अपने पड़ोसियों से मधुर संबंध चाहते हैं, लेकिन भारत की सार्वभौमिकता और भारत की अखंडता और भारत की सुरक्षा पर अगर कोई भी अगर इस तरह की कोई दुस्साहस करता है, तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। प्रमोद जी, आपने कहा कि उकसा रहा है कोई, लेकिन आपने कहा चीन को कोई उकसा रहा है। आपके जहन में जो बात थी वो निकल गई कि नेपाल को चीन उकसा रहा है। अभय दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय दुबे जी, 8 तारीख को देश के रक्षा मंत्री उस मार्ग का उद्घाटन करते हैं जो कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले लोगों की यात्रा को सुगम बनाएगा। 18 तारीख को 10 दिन बाद नेपाल की तरफ से ऐतराज़ आता है। ये डिफरेंस जो 10 दिनों का है, ये कुछ कहता है क्या? देखिए दिनेश गौतम जी, मेरी साफ मान्यता है कि भारत और नेपाल की संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, भूगोल, हम लोग इतने करीब हैं कि शायद ही विश्व के कोई 2 देश हों जो इतने नजदीक होंगे। इसलिए हमारी मान्यता शुरू से नेपाल के प्रति हमारी बहुत प्रगाढ़ संबंध हैं, थे और रहेंगे। हम लोग इसको मिलकर रिजॉल्व करेंगे। लेकिन इतिहास साक्षी है। आप ये देख लीजिए कि काली और राप्ती का जो मैदानी इलाका है, वो एंग्लो नेपाल युद्ध के बाद ब्रिटिश इंडिया को सुपुर्द किया गया था। उसके बाद भी कभी नेपाल उस संधि के अनुसार ही उस पर क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि लिपू लेक डाउन से लेकर काला पानी तक हमने 1870 का जो सर्वे ऑफ इंडिया है, तब से अब उनको मेंशन कर रहे हैं। और पिछले साल जब हमने 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, उसमें राजनीतिक नक्शे में दर्शाया, लेकिन उत्तराखंड में हम इस क्षेत्र को शुरू से दर्शाते रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि नेपाल को इस पर कोई आपत्ति होनी चाहिए। हो सकता है आंतरिक राजनीतिक परिस्थितियां कई बार देश के अंदर ऐसी होती है कि वो डाइवर्सिफिकेशन, वो चाहते हैं कि ध्यान को बटा दें, तो हो सकता है कि वो एक कोई तरीका। मेरा सवाल आपसे एकदम सीधा था कि मान लीजिए मुझे कोई ऐसी बात है जो नागवार गुजरती है, तो मैं उस पर इंस्टेंटली रिएक्ट करूंगा ना, या मैं 10 दिन का वक्त लूंगा क्योंकि कूटनीतिक तकाजा ऐसा कहता है?
नहीं, देखिए, एक बात तो मैं साफ कर दूं कि ये बात ऐसा नहीं है, नेपाल ने पहले आपत्तियां ली, लेकिन हम लोगों को हम स्पष्ट हैं उस पर कि वो हमारा अविभाज्य अंग है। हाँ, ये बात से मैं सहमत हूं कि चाइना तात्कालिक परिस्थितियों का लाभ लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसकी जो मंशा है वो फिंगर 4 एरिया, जो पेगांग त्सो झील के फिंगर 4 पे 16,000 फीट की ऊंचाई तक जाना चाहता है ताकि वहां से भारत एक्सेसिबल हो जाए। तो ये उसकी एक प्रेशर टैक्टिक्स है कि वो साइमल्टेनियसली पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन कराए, वहां पर सीज फायर के वायलेशन कराए, नेपाल को थोड़ा सा ऐसा शेप देने की कोशिश करे, तो ये उसकी हरकत हो सकती है। लेकिन मुझे विश्वास है कि नेपाल और हमारे संबंध इस प्रकार के हैं कि ये विषय कोई बाधा बनेगा नहीं और हम लोग आसानी से इसको रिजॉल्व कर लेंगे। हमारे साथ सुनीत चोपड़ा भी जुड़े हुए हैं। सुनीत चोपड़ा साहब, चीन क्या भारत के पड़ोसियों के कंधों पर रख रख कर बंदूकें चलाएगा और उसी का नमूना है नेपाल का ये विरोधी सुर? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 2005 में हम लोगों ने ही चीन को कहा था लिपू लेक की तरफ सड़क बना लीजिए और इंडो चाइनीज ट्रेड के लिए जगह हो जाएगी। उस वक्त नेपाल ने विरोध किया था, तो चीन माना नहीं, उन्होंने कहा इसको आप सेटल कर लो, देख लेंगे। मेरा ये कहना है हमारी गलती ये थी कि हमने एक नक्शा बना के उसको पहले छाप दिया। अब आप समझ लो, मैं कम से कम 3 नेपाल के प्रधानमंत्रियों को जानता हूँ, उनमें कोइराला जी भी थे। तो मैंने कोइराला जी से पूछा था, मैंने उनसे पूछा था कि आप क्या किस तरह से नेपाल की आजादी को मजबूत रख सकते हैं नेपाल के लोगों के लिए। तो उन्होंने कहा मेरे 3 न्यूक्लियर पावर्स हैं, मैं बड़ी एहतियात से इनको बैलेंस करूंगा। ये एहतियात ने 10 दिन में देखा है, इसलिए नहीं कि चीन कुछ कह रहा था या कोई कुछ कह रहा था। नेपाल को बड़ी एहतियात से चलना है और मैं मानता हूं कि हमें भी उतनी एहतियात करना है। ये वही नेपाल है जिसने द्वितीय सिख युद्ध के बाद रानी जिंदा को नेपाल में पनाह दी थी, जिन्होंने नेपाल में पनाह दी थी बेगम हजरत महल को। तो मेरा ये कहना है हमें भी एहतियात बरतनी चाहिए, हमें इससे पहले फिर अपने काम इस तरह के करने चाहिए। आपने मैप छाप लिया, उन्होंने मैप छाप लिया, जमीन पे तो आप जानते हैं इसका इमीडिएट इफेक्ट नहीं है। जगन्नाथ पांडा साहब, ये बातें हमने सुनी अभी तक, जो इसमें क्या तथ्य पूर्ण रूप से सही है और क्या आपको लगता है कि तथ्यों के साथ मिल गई बातें हैं जो फिर कालांतर में चलने लगती हैं साथ में? और दूसरा, मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूं कि क्या चीन इस तरीके से नेपाल को वो अपने प्रभुत्व में, अपने प्रभाव में ले रहा है? बांग्लादेश पर, श्रीलंका पर उसका प्रभाव है ही, पाकिस्तान तो उसकी गोद में ही बैठा हुआ है। क्या भारत को घेरने की और सार्क कंट्रीज को तोड़कर भारत को घेरने की ये नीति पर काम कर रहा है? देखिए, जो आपका जो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट है, वो सबसे महत्वपूर्ण है कि चीन का जो स्ट्रैटेजी है उससे हमें समझना है। ये जो हम आज लद्दाख में इंडिया और चीन के अंदर जो टेंशन देख रहे हैं, जो लिपू लेक में जो ट्राई जंक्शन एरिया, लिपू लेक, कालापानी और लिपियोदरा, जो इंडिया, नेपाल और चीन का जो ट्राई जंक्शन एरिया है जहाँ पे टेंशन देख रहे हैं, ये दोनों मामलों को अगर एक साथ में जोड़ के देखें और ये दोनों मामलों को अगर हम पिछले 1-1.5 साल का इंसिडेंट के साथ लिंक करें, पर्टिकुलरली डोकलाम इंसिडेंट के साथ, एक बहुत बड़ा एक साजिश जो इंडिया के अगेंस्ट में इमर्ज होकर आ रहा है कि चीन चाहता है कि भारत का जो रिलेशंस है पड़ोसी देश के साथ, चाहे नेपाल हो, डोकलाम इंसिडेंट के साथ भूटान हो, बाकी पाकिस्तान के साथ तो पहले ही इंडिया का रिलेशन बहुत ठीक नहीं है। तो ये जितने भी बॉर्डरिंग रीजन्स है चीन का और इंडिया के अंदर, वो सारे बॉर्डरिंग स्टेट्स के अंदर इंडिया का कुछ ना कुछ डिस्प्यूट क्रिएट किया जाए। और ये जो ट्रेंड है चीन का, ये जो ट्रेंड है, ये शी जिनपिंग के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये एक बहुत वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी है। तो हमें ये स्ट्रैटेजी को समझना है। दूसरा जो बात ये है कि ये जो जितने भी पड़ोसी कंट्रीज है, चाहे नेपाल हो और भूटान हो
या चाहे बांग्लादेश और म्यांमार भी क्यों ना हो, इनका जो व्यूज टुवर्ड्स इंडिया है रिसेंट पास्ट में, ये सारे जो इनका जो इंडिया के टुवर्ड्स इंडिया इनका जो व्यूज है, इनका जो पॉलिसी अप्रोच है, कहीं ना कहीं पे चेंज आया है। तो हमें वो चेंज को भी कहीं ना कहीं पे नोटिस करना है सीरियसली। और ये जो हम टेंशन अभी ट्राई जंक्शन एरिया में इंडिया, नेपाल और चीन के अंदर जो देख रहे हैं, ये ट्राई जंक्शन नहीं एरिया सर, लेकिन ये तब्दीली आ क्यों रही है? सवाल ये है कि ये तब्दीली आ क्यों रही है? क्या भारत अपनी तरफ से कूटनीतिक उसकी रणनीति जो होनी चाहिए उसमें आप कहीं समझते हैं कि कोई कमी रह गई या कोई फ्लॉ है? मैं आगे आपसे समझूंगा, लेकिन रानी जी के पास जा रहा हूँ। रानी जी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी से आपका संबंध है। 2017 में यह पार्टी बनी और मधेशी पार्टियों के विलय के साथ ये पार्टी बनी। मधेशी वो लोग थे जिन्होंने ये कहा कि ये जो नक्शे में आप ये परिवर्तन करना चाह रहे हैं ये ठीक नहीं है, लेकिन बाद में ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रवाद का हवाला देकर उनको भी साथ में ले लिया गया। क्या हालात है वहाँ? क्या भारत को एक एनेमिकल कंट्रीज के तौर पर, एक दुश्मन देश के तौर पर देखने लगा है या प्रतिस्पर्धी देश के तौर पर देखने लगा है नेपाल? नहीं, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जिस पार्टी के नाम आप बोल रहे हैं जो मधेश में काम कर रही है और मधेश के लिए काम करती है, वो पार्टी कभी भी भारत को अपना दुश्मन समझ ही नहीं सकता है और नहीं समझा है। आज तक की अवस्था में भारत को कभी दुश्मन समझने की बात भी नहीं की है। और जब भी मधेश के नेता हो या कार्यकर्ता हो, जो भी जब भी बोलते हैं तो ये बोला जा रहा था, और हम लोग आज तक भी बोलते हैं, जो बेटी रोटी का संबंध मधेश और भारत के बीच में है, तो फिर दुश्मन वाली बात तो हो ही नहीं सकती है। जो दुश्मन वाली बात कहा जा रहा है, ये तो संभावना ही कहीं दूर दूर तक नहीं दिखती थी। और आज तक हम लोग बार बार कहते हैं, जो मधेश और भारत का जो संबंध है वो बेटी रोटी का संबंध है, जो आप कुछ देर पहले खुद भी ये बात बोल रहे थे, और हम लोग भी ये बात बार बार बोलते हैं। जो नेपाल और भारत का जो संबंध है वो कोई दुश्मन का संबंध नहीं है, वो तो एक इतना मजबूत कड़ी है जो लगता है जो तो क्या लग रहा है आपको कि वहाँ की आवाम, वहाँ की जनता, देश, वहाँ की जो जनता है नेपाल की, पारंपरिक रूप से वो भारत की मित्र है और आज भी उसी तरीके से देखती है भारत को, लेकिन क्या इस समय वहाँ जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका अपना एक एजेंडा और उसकी अपनी अप्रोच है जिसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, कुछ चीज़ तो क्या है, हम लोग अपने हिसाब से बोल रहे हैं, अपने अपने तरीका से बोल रहे हैं, लेकिन अभी अभी जो आप लोग भी डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे ये कहा गया है, जो सदियों से जो लिपू लेक है वो भारत के नक्शा में है या भारत के नक्शा में वो था करके। लेकिन हम लोग ये कहना चाहते हैं, जो लिपू लेक में जो अभी भी आप नेपाल में आकर देखिए या आपके भारत में देखिए रसीद वगैरह, तो जमीन का टैक्स नेपाल सरकार के पास अभी भी रसीद सब है। जो जमीन का टैक्स बुझाया गया था लिपू लेक का, और ये बोलता है लिपू धूरा का, काली पानी का, तो ये सब रसीद अभी भी नेपाल के पास भी है। और हमको लगता है जो इंडिया को भी ये डॉक्यूमेंट्स उनके पास भी भारत में होगा, नहीं होगा ये बात नहीं है। आप कह रहे हैं जो सदियों से है, ये हमको लगता है कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट हम लोग को ढूंढना चाहिए और ढूंढने की परिस्थिति आन पड़ी है हम लोग के बीच में। और जहाँ तक बात है संबंध की, तो हमको ये लगता है जो ये अभी भी संबंध नहीं, आपने बहुत बड़ी बात उठाई है। आपने कहा है कि ये डॉक्यूमेंटेड है, आप ये कह रही हैं कि ये डॉक्यूमेंटेड है कि लिम्पिया धुरा, काला पानी, लिपू लेक ये नेपाल के हिस्से हैं। आप ये कह रही हैं कि डॉक्यूमेंटेड है, जबकि हमारा मानना ये है कि ये सदियों से भारत के हिस्से हैं। आज तक नेपाल के किसी प्रशासक ने इसको लेकर अपना दावा जाहिर नहीं किया। रानी जी, आपकी इस बात पर मैं जरा टिप्पणी ले लूं जगन्नाथ पांडा जी से, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। फिर देखिए, ये जो जगन्नाथ पांडा जी, हाँ जी, ये जो पहले आपने जो बात रखी है कि ये क्या भारत का जो विदेश नीति है इसमें कोई प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे इस सरकार के अंदर, मोदी सरकार के अंदर, हमने जो फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी लॉन्च किए हैं। अरे मोदी जी ने जितनी नेपाल की यात्राएं की हैं वो अपने आप में रिकॉर्ड है। मोदी जी ने जितनी फ्रीक्वेंट यात्राएं की हैं वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जनकपुर से लेकर अयोध्या तक बस चलाने का जो काम हुआ वो नरेंद्र मोदी जी ने कर, लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है? और दूसरा जो रानी जी कह रही है उसका जवाब दीजिए कि क्या ये डॉक्यूमेंटेड है कि ये नेपाल के हिस्से हैं? नहीं, देखिए, ये डॉक्यूमेंटेड बिल्कुल नहीं है। एक जो म्यूचुअल परसेप्शन में डिफरेंस कहीं ना कहीं पे है, और ये पॉलिटिकल लेवल में ये चीज बहुत बार डिस्कशन हुआ है। पिछले बार भी जो मोदी जी नेपाल गए थे वहां पे भी बात हुआ है, और उनका जो पहला विजिट था
तब तो उस टाइम में भी ये कालापानी के ऊपर और लिपुलेख के ऊपर ये सारे चीज के ऊपर कहीं ना कहीं पे चर्चा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर बात नहीं हुआ है और इस चीज के ऊपर कोई बहस नहीं हुआ है, लेकिन इस चीज को कहीं ना कहीं पे पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवल में हमें कोऑपरेटिव वे में सॉल्यूशन इसका निकालना है। लेकिन आज जो हम नेपाल का रूप देख रहे हैं, जो चीन का इन्फ्लुएंस में आके जो नेपाल प्रमोद स्वामी जी के पास इस बात को मैं लेकर जाना चाहूंगा। प्रमोद स्वामी जी, ये कंफ्यूजन क्यों है? ये कंफ्यूजन दूर क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये भी बताया जाता है कि अक्टूबर में जब भारत अपने 2 केंद्र शासित प्रदेशों के नक्शे के साथ सामने आया तो केपी शर्मा ओली नेपाल के पीएम ने इस बात पर ऐतराज जताया था और कहा था हम 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। मतलब उनको इस बात में कंफ्यूजन था या डेलिबरेटली वो किसी के इशारे पर ऐसा कह रहे थे? और भारत क्या ये मानते हुए कि नेपाल में सदाशयता काम करेगी, भारत के हिस्सों को भारत का रहने देगा, अपना नहीं बताएगा, इसलिए उसने ये सड़क मार्ग निर्माण कर लिया और उसके उद्घाटन को 8 मई को अनाउंस कर दिया, जब 18 मई को फिर ऐतराज हुआ नेपाल की तरफ से? या आपको लगता है कि इसमें नेपाल की गलती है, कम्युनिकेशन गैप है या कोई और बात है? देखिए, भारत और नेपाल के बीच में करीब 1700 किलोमीटर की खुली सीमाएं हैं और इसमें सिर्फ जो ये डिस्प्यूट जो है ये आपको जो वो लोग बोल रहे हैं, लेकिन उनकी बातों में कोई तथ्य या कोई प्रमाण नहीं है। इस बात को हमने क्लियर किया है कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो है और ऐतिहासिक और जो तथ्य जो है वो आज हमारे भारत के पक्ष में है। तो ये उन्होंने जो नक्शे में जो दिखाया है वो एक तरफा है। बाकी कोई भी समस्या जो है भारत जो है बातचीत के द्वारा उस समस्या लेकिन को भारत इसको समाधान दूर करने की कोशिश की गई क्या? इस समस्या को इसको बातचीत करके दूर करने की कोशिश की गई क्या प्रमोद स्वामी जी? नंबर 1। नंबर 2, 2018 में नरेंद्र मोदी जी गए थे नेपाल की यात्रा में और उसके बाद एक संयुक्त अभ्यास में यहाँ पुणे में नेपाल को हिस्सा लेना था। बिम्स्टेक कंट्रीज उसके लिए अभ्यास कर रही थी, नेपाल ने मना कर दिया था, लेकिन नेपाल ने चीन के साथ युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया था। क्या कुछ एक इशारे पहले से नहीं मिल रहे हैं जिनको हिंदुस्तान शायद पढ़ नहीं पाया, या पढ़ भी गया तो जरूरी कदम नहीं उठा पाया? देखिए, अभी उन्होंने जो नक्शा अभी जो नया नक्शा जो जारी किया है वो अभी हाल ही में किया है, इसी महीने में अभी किया, 20 मई को करीब 18 या 20 मई को उन्होंने किया है। इसके पहले उन्होंने नक्शा जारी नहीं किया था। तो ये जब आप उसको आपत्ति करेंगे तब ना कोई बात होगी। ये तो हमारा, इसके पहले जो चोपड़ा साहब बोल रहे थे, ये तो हमारा अभिन्न अंग है। इसके ऊपर में हम ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स है कि ये कह रहा हूँ नक्शा तो कल्मिनेशन हो गया प्रमोद जी, नक्शा तो कल्मिनेशन हो गया, लेकिन इसके पहले से भी इशारे ये मिल रहे थे कि भारत जितनी सदाशयता दिखा रहा है नेपाल की तरफ से उसका रेसिप्रोकेशन वैसा नहीं मिल रहा है। वरना बिम्स्टेक कंट्रीज जब यहाँ अभ्यास कर रही थी नेपाल मना नहीं करता और चीन के साथ वो युद्ध अभ्यास नहीं करता। देखिए ये इस तरह की डिप्लोमेटिक कई बातें हैं जो टेलीविजन चैनल पे बैठ करके हम नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आप देखें तो जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं हमने डिफेंस सेक्टर के ऊपर में बहुत ध्यान दिया है और जो बॉर्डर जो एरिया है वहां सड़कें बनाने का काम हो या वहां अन्य जो हमारी जो सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिस तरह के पहले जो डिफेंस सेक्टर को पूरा नेग्लेक्ट किया गया था, बिल्कुल हथियारों की कोई खरीदारी नहीं हो रही थी, कोई डिफेंस सेक्टर इसमें कोई दो राय नहीं है सर। और ये तो मसला ही दूसरा हो गया प्रमोद जी, ये जो बात आप कह रहे हैं कि हमने डिफेंस सेक्टर में बहुत काम किया है, अपनी सेनाओं के लिए बहुत किया है, ये तो एक दूसरा मसला है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में इसमें अभूतपूर्व कार्य हुए, लेकिन ये दूसरा मसला है। अभी नेपाल के संदर्भ में बात हो रही है। मैं सुनीत चोपड़ा जी के पास जाऊंगा सर, मैं आ रहा हूं। सुनीत चोपड़ा जी, जो बात यहाँ कही जा रही है कि कई डिप्लोमेटिक बातें हैं जो नहीं कही जा सकती, लेकिन तथ्य ये है कि आज नेपाल ने उस हिस्से को लेकर दावा जताया है, वरना नेपाल के साथ हमारा सब कुछ कॉर्डियल रहा है और आज जबकि ये हुआ है तो जो जरूरी होगा किया जाएगा और किया जा रहा था। सुनीत चोपड़ा जी, आप हमारे साथ हैं क्या? सुनीत चोपड़ा जी से बात नहीं हो पा रही है। इसी बात को लेकर मैं जाना चाहूंगा अभय दुबे जी के पास। अभय दुबे जी, क्या ये बात सही है कि आज अचानक हमको ये समझ में आया है या ग्रेजुअली कुछ एक चीजें हो रही थी, कुछ इशारे मिल रहे थे? नहीं, देखिए, इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि इस केंद्र की भाजपा सरकार ने ऑप्टिक्स पर ज्यादा ध्यान दिया है, ग्राउंड रियलिटी को समझे बगैर।
अब ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है। आप लिपुलेख पास का इस्तेमाल भारत ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ब्रिटिश इंडिया के समय से इस पास का इस्तेमाल तिब्बत चाइना व्यापार के लिए होता रहा है, जैसे नाथुला का जो सिल्क रूट है होता था। लेकिन एक भी वो उदाहरण मैं देख नहीं पा रहा हूं। अभी मेरे साथी मित्र कह रहे थे कि बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ, तो फिर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट मुरली मनोहर जोशी साहब की ये क्यों कहती है कि आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा नुकसान अगर सेना को किसी ने पहुंचाया तो वो मोदी सरकार को। नहीं, आप भी उधर जा रहे हैं सर, मैं उस पर अभी नहीं चाहता सर, वो एक अलग मुद्दा होगा, उस पर अलग से बहस होगी। अभय दुबे जी, अभी जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कुछ एक इशारे पहले से मिल रहे थे जिनको प्रीएम्प्ट नहीं किया गया वक्त रहते, क्या मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। देखिए, ये इशारे जो पहले से मिल रहे थे वो सब सार्वजनिक था। जब हमने नया नक्शा नवंबर 50 पिछले साल जब जारी किया था तब भी आपत्ति ली गई थी, लेकिन उसको हैंडल नहीं किया। और हैंडल करने का मोदी सरकार का तरीका कैसा है, जैसे डोकलाम में था। जो डोकलाम का इशू था उसको देश भर को तो ये कन्विंस कराया 73 डेज के स्टैंड ऑफ के बाद ऑप्शनल सॉल्यूशन क्या हो सकता था अभय दुबे जी? डोकलाम के मामले में वैकल्पिक बेहतर तरीका क्या हो सकता था? अगर आप लोगों की सरकार होती तो आपके हिसाब से क्या किया जाता, जरा ये भी बताइएगा। मैं आपके पास आऊंगा अगर ये आवश्यक है इस वक्त इस चर्चा में इस बिंदु का उल्लेख करना, लेकिन मैं सुनीत चोपड़ा जी के पास जाऊंगा। सुनीत चोपड़ा जी, मैं यहाँ ये समझना चाहता हूँ कि क्या नेपाल की आवाम हिंदुस्तान के साथ है, लेकिन वहाँ की जो वामपंथी सरकार है वो चीन के साथ अलाइन हो रही है अपनी विचारधारा की वजह से, और इसलिए ये विरोधी स्वर और रुख देखने को मिल रहा है। मैं पुष्पालाल जी से मिला हूँ जिन्होंने वामपंथ को उस वक्त पैदा किया था, शाहना प्रधान, उनके बाद ओली जी को मैं, और कई और लोग हैं। मैं आपको कहता हूं नेपाल के लोग हमारे साथ हैं, हमने उनको तंग किया हुआ है, दुश्मन बना रहे हैं। क्या किया है ऐसा? कृपा करके समझ लीजिए, क्या किया नेपाल के साथ? कोई अंतर नहीं है। आप किस बिना पे आप ये कह रहे हैं? आपने ये बात स्वर को बढ़ाकर तो कही, लेकिन किस बिना पर कह रहे हैं आप ये बात? उनसे पहले होनी चाहिए थी, उनकी सहमति लेके ये सब होना था। आप अमेरिका की चमचागिरी करते करते उधर अपने लिए जितना पैदा कर रहे हैं। ये किस तरह की बातें आप कह रहे हैं? ये चमचागिरी शब्द आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं सर? क्या यहाँ पर भी आपकी विचारधारा रिफ्लेक्ट हो रही है सर? लड़ाई भी चाहता है जो आपको अगर ऐसा होता तो अभी जब अगर ऐसा होता जो आप कह रहे हैं वो तथ्यात्मक होता तो अमेरिका ने चीन और भारत के बीच जब ये तनाव बढ़ रहा है मध्यस्थता की पेशकश की थी। अगर ये आपने जो शब्द इस्तेमाल किया उसमें जरा भी तथ्य होता तो क्या हिंदुस्तान उसको अकोमोडेट नहीं करता, स्वीकारता नहीं? वो क्यों कहता ये दो देशों का मामला है, हम देख लेंगे? आप कुछ भी कह देते हैं सुनीत चोपड़ा जी। कहा है, और आपको मालूम है कि अभी तय किया है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने चाइना के प्रेसिडेंट शी से मिलना। नेपाल को लेकर सुनीत चोपड़ा जी ने जो बातें कही, क्या उनसे मेरे बाकी मेहमान भी सहमत हैं? प्रमोद स्वामी जी के पास पहले चलूंगा, मैं आ रहा हूं। सुनीत चोपड़ा जी, प्रमोद स्वामी जी जवाब दीजिए। बिल्कुल आज नेशनल चैनल पे बैठ करके जिस तरह की सुनील जी बातें कर रहे हैं मुझे बड़ी तकलीफ होती है। आप नरेंद्र मोदी जी का विरोध करिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते आप भारत विरोधी बातें जो कहने लगते हैं ये बड़ी शर्मनाक और बड़ी निंदनीय है। आज भारत किसी की चमचागिरी नहीं करता है। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि कश्मीर में हम मीडिएट करेंगे तो मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया कि कश्मीर में किसी मीडिएटर की हमें आवश्यकता नहीं है। शब्द को हटाएं, जब कई बार कहने का तरीका ऐसा होता है कि उससे मुद्दा कहीं और गुम हो जाता है। प्रमोद जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो जो बातें कह रहे हैं उसमें सब्सटेंस है? आप दूसरे की बात सुनिए, कम से कम आप जवाब सुनने का धैर्य रखिए। आप वरिष्ठ नेता है, आप धैर्य रखिए। मैंने आपकी बात को धैर्यपूर्वक सुना, आप भी मेरी बात को सुनिए और जवाब दीजिएगा। आप मेरे को बोलने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। आप दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। दूसरी बात, आपने कहा कि भारत जो है अमेरिका की चमचागिरी करता है। भारत किसी की चमचागिरी नहीं करता है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत है जिसने पुलवामा का जवाब बालाकोट में जाकर के दिया था। इसके पहले की किसी सरकारों ने
इसकी पहले किसी सरकार में ऐसी हिम्मत नहीं थी। दूसरी बात, आज जो दूसरी बात, जो हमारे कांग्रेस के मित्र बैठे हुए हैं, जो हमारी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, आज यूएनओ में स्थायी सदस्य नेहरू जी की वजह से आज चाइना को मिली, जबकि वो सदस्य भारत को मिलनी थी, लेकिन नेहरू जी ने अपनी गलत नीतियों की वजह से स्थायी सदस्य यूएनओ में चाइना को दिलाई, और जिसका खामियाजा आज भारत को भुगतना पड़ रहा है। आप अपनी गलतियों को आज स्वीकार करते नहीं है। आपने जो गड्ढे खोदे, आज उसकी वजह से आज भारत को ये परेशानियां उठानी पड़ रही है। और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत है, जिसकी नई नीतियां है। हम किसी से आंख झुका के भी बात नहीं करेंगे, आंख उठा के भी बात नहीं करेंगे। प्रमोद स्वामी जी, हमारी सुरक्षा के साथ आपके ऊपर ये लगातार आरोप लगता है कि आप लिए दिए नेहरू जी पर चले जाते हैं। प्रमोद जी, आपको मेरी आवाज आ रही हो अगर, तो आप पर यह लगातार आरोप लगता है कि आप नेहरू जी पर चले जाते हैं जब भी आपके पास कोई किसी बात का जवाब नहीं होता। आज के हालात के लिए भी आप नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराते रहते हैं, और ये कब तक चलेगा? कम से कम इस बात का अब कहीं पर पटाक्षेप होना चाहिए, और अगर तब कुछ गलत भी हुआ है तो अब उसको सुधारने की दिशा में काम होना चाहिए, और एक बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए सर, मुझको ऐसा लगता है। लेकिन मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूँ, जब अक्टूबर में नए नक्शे के सामने आने के बाद नेपाल की तरफ से ऐतराज़ जताया गया, केपी शर्मा ओली ने कहा हम 1 इंच ज़मीन भी नहीं देंगे, तो क्या भारत ने उसका आशय पढ़ा? भारत ने उन इशारों को समझा? भारत की तरफ से उसमें कोई पहल हुई? भारत ने उसमें कोई प्रीएम्प्टिव कदम उठाया, या ये मानते हुए, ये ग्रांटेड लेते हुए कि नहीं नेपाल ये ऐसे ही कह रहा है और इसमें कोई दम नहीं है, हमने फिर उस निर्माण कार्य को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि 8 मई को उसका उद्घाटन कर दिया? प्रमोद स्वामी जी, सवाल आपसे है। अच्छा, हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि हमारी जो सीमाएं में जो है, जो हमारे अधिकार में है, आज सड़क बनाना, रोड बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, मैंने पहले भी इशारा किया था कि मोदी जी ने जो हमारी सीमावर्ती अंचल है वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, उससे किसी को तकलीफ हो रही है। आप समझ रहे हैं ना? जब हमने हमारे डिफेंस को मजबूत किया, हमारी सीमाओं को मजबूत किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, तो किसी को तकलीफ हो रही है। तो ये सारी चीजें नेपाल को तकलीफ क्यों होने लगी? मैं यही तो समझना चाह रहा हूँ ना। लेकिन नेपाल ने, आपने जम्मू कश्मीर लद्दाख का, जब हमारे हिंदुस्तान का नया प्रशासनिक नक्शा आया सर, मेरी बात सुनिए, नए प्रशासनिक नक्शे के सामने आने के बाद केपी शर्मा, अक्टूबर में नया प्रशासनिक नक्शा आया, नवंबर में केपी शर्मा ओली ने कहा हम 1 इंच ज़मीन भी नहीं देंगे। उनको ये लगा कि भारत ने उसके हिस्से को अपने में ले लिया है। अगर गलतफहमी हो रही थी तो इसको दूर करने के लिए, जिसको हम अपना मित्र देश मानते हैं, क्या कोई प्रीएम्प्टिव कदम उठाया गया, कोई इनिशिएटिव लिया गया क्या सर? देखिए, इस तरह की कई बातें राजनीतिक स्तर में, डिप्लोमेटिक स्तर में होती है, जिनको सार्वजनिक नहीं किया जाता। अगर हमने वहां अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है तो इसीलिए किया है कि वो भारत का अभिन्न अंग है, इसीलिए किया है ना सर। अब उनको चलिए जगन्नाथ पांडा जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या वहां की आवाम नैसर्गिक रूप से भारत की मित्र है? क्या नेपाल को ये भी पता है कि वहां के लाखों लोग हिंदुस्तान में रोजगार पाते हैं? क्या उसको ये भी पता है कि वहां के टूरिज्म का बहुत बड़ा रेवेन्यू हिंदुस्तान जनरेट करता है, यहाँ से जाने वाले लोग जनरेट करते हैं? आने वाले दिनों में गुड सेंस प्रिवेल करेगा और नेपाल अपने आप को सही ट्रैक में लाएगा, या अब चीन का प्रभुत्व केपी शर्मा ओली सरकार में बहुत बढ़ गया है, लिहाजा इसकी उम्मीद फिलहाल करना दूर की कौड़ी है? क्या मानना है, नेपाल में अभी भी भारत के बारे में एक अच्छा सोच है, और वो सोचते हैं, जो आम जनता है वहाँ का, आज भी वो सोचते हैं कि भारत एक रिसोर्सफुल कंट्री है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज से लेके बहुत कल्चरल एफिनिटी है। लेकिन हमें ये भी देखना होगा, जो नेपाल सरकार जो है, चाहे केपी ओली शर्मा जी का सरकार हो या प्रीवियस सरकार हो, वो चीन के तरफ ज्यादा गए हैं। और यहाँ पे मैं प्रमोद स्वामी जी का बात पे सहमत करूंगा, क्योंकि उन्होंने इसलिए उधर गए हैं क्योंकि यहाँ पे जो इंडिया में हमारा जो नरेंद्र मोदी सरकार है, जो प्रोजेक्ट्स लाए हैं और जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं
और अगर हम देखें जिस टाइम से ये भारतमाला प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, जो भारतमाला प्रोजेक्ट जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर रोड डेवलपमेंट का बारे में जो फोकस कर रहा है, तो वहां से नेपाल, भूटान और मेनी कंट्रीज दे आर नॉट रियली कंफर्टेबल अबाउट दिस। तो आई थिंक वहां पे एक पॉलिसी चेंज हुआ है, तो इससे हमें जो करंट गवर्नमेंट है इसको भी इस चीज को भी थोड़ा कहीं ना कहीं पे कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, और हमें नेपाल और भूटान और जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके आइए साथ अब, क्योंकि वक्त हमारा समाप्त हो रहा है आज की अड़ी का। अब बहुत छोटे छोटे जवाब और जल्दी जल्दी सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा। रानी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपको क्या लगता है एवरेस्ट को लेकर चीन ने जो किया वो सही किया क्या? वो सही किया गलत किया वो तो आपके सामने में है, और गलत किया करके नेपाल बोल ही रहा है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगी, जो आप सबके डिस्कशन से मैं सुन रही थी, मुझे ये लगता है जो नेपाल और भारत के बीच में कोई युद्ध नहीं चल रही है। अभी भी बहुत सारा जगह है जहाँ पे हम लोग बात करके समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, और टेबल पर शायद हमको लगता है समस्या का हल हो सकता है, जिस पे हम लोग नहीं जा रहे हैं। और कहीं न कहीं खींचातानी में, या आप कह रहे हैं जो नेपाल और भारत का जो संबंध है उस संबंध को बिगाड़ने की काम किया जा रहा है, वो मेरी समझ है। और मुझे ये लगता है जो अभी भी हम लोग के बीच में जो संबंध है वो कहीं कोई खराब नहीं हुआ है। और आप बार-बार बिगाड़ने का भी काम कर बोले कौन हैं, रहा है? यहाँ की आवाम नहीं चाहती, नेपाल की जनता को हिंदुस्तान प्यार करता है, नेपाल की जनता हिंदुस्तान को प्यार करती है, फिर ये कौन लोग हैं? क्या सत्तारूढ़ पार्टी वहाँ का रुख बदलने में लगी हुई है? मेरा सीधा सवाल है आपसे। नहीं, वही हम बोलना चाह रहे हैं आपसे, जो अभी भी हम आपको बता रहे हैं, जो आप खुद भी बोले, जो जब सड़क की काम शुरू हुई तो नेपाल के केपी ओली शर्मा पीएम जो है वो आप लोग को ये बोला गया था जो हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे नेपाल को। तो एक बार कम से कम छलफल में लानी चाहिए बातों को। अभी भी नेपाल नहीं, तो आप लोगों को भी अगर ये लग रहा था नया नक्शा सामने आने के बाद कि कोई ऐसा हिस्सा है जो जिसका डॉक्यूमेंटेशन है आपके पास और हिंदुस्तान को की नोटिस में आपको लाना चाहिए, तो बजाय सार्वजनिक जाने के क्या आप सीधे सरकार से संपर्क सरकार नहीं कर सकती थी वहां के? आप तो जानती हैं, आप खुद एक राजनीतिक हस्ती हैं वहां की, आपको ऐसे सेंसिटिव मामलों में कैसे डील किया जाना चाहिए? नहीं, वही बात हम आपको बता रहे हैं जो हमारे सरकार लेकिन मुझको तो कुछ और ही लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और अभय दुबे जी के पास मैं इस सवाल को लेकर जाऊंगा। अभय दुबे जी, क्या 2015-16 में हिंदुस्तान ने जो ब्लॉकेड किया था, जो आवश्यक हो गया था उस समय करना, और वहां पर कई चीजों की आपूर्ति बाधित हुई थी, क्या उस बात को बदले के तौर पर ले लिया नेपाल ने और तब से उसने रुख बदला है अपना? नहीं, कुछ प्रभाव तो उस समय का पड़ा ही था, लेकिन एक बात इस चर्चा में स्पष्ट हो जानी चाहिए कि क्या भारत ने पहली बार ये केंद्र शासित प्रदेश बनाते वक्त उस हिस्से को अपने नक्शे में दर्शाया? कतई नहीं। उत्तराखंड में जब भी हम मेंशन करते थे तो ये हिस्सा भारत का अभिन्न अंग था, ये एग्जिस्ट करता था। इसलिए ये बात बेमानी हो जाती हम कहें कि पहली बार भारत ने, पहली बार नहीं बताया, ये हमारा हिस्सा था, है और रहेगा। और जो भी सरकार, तत्कालिक सरकार होती है, उसको आजादी होती है संबंधों को अपने आधार पर निर्धारित करने की। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि बॉर्डर एरिया अगर आपका हिस्सा कोई है, था और रहेगा, तो आप उस संदर्भ में किसी को कॉन्फिडेंस में क्यों लेंगे? वो आपका हिस्सा है, आप चाहें उसमें जो करें। इसमें फिर पड़ोसी को इसमें बुरा लगने की क्या बात है कि आपने इसमें हमसे बात नहीं किया, हमारी खातिर में नहीं लाया? चाइना, देखिए, ये चाइना का इन्फ्लुएंस है, साफ दिखाई देता है। चाइना का हम जैसे ही रिजॉल्व करेंगे, अभी का जो इशू है उसके बाद मुझको लगता है कि परिस्थितियां नॉर्मल होगी। और ये कोई ऐसा नहीं नेपाल को आज पता लगा, जब 2015 में हमने चाइना के साथ एग्रीमेंट किया था रोड का, तब से पता है, इतना एग्रेशन उसमें नहीं था। अभी एग्रेशन जो दिखाई दे रहा है वो नेपाल की वजह से चाइना की वजह से दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बात मैं प्रामाणिक रूप से कहता हूं, आप उठा कर देख लीजिए बॉर्डर डेवलपमेंट रोड बोर्ड की रिपोर्ट को कि 40% भी हिस्सा इंडिया चाइना बॉर्डर डेवलपमेंट को नहीं दिया मोदी सरकार ने। ये वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खुद ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में कहा है, जिसको करने की आवश्यकता है। तो ये ऑप्टिक्स से दूर रहकर जमीन पर काम करने की मोदी सरकार को आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। जगन्नाथ पांडा जी, मैं आपके पास आता हूं। हालांकि ऑप्टिक्स को लेकर मैं प्रमोद जी के पास जाऊंगा कि ऑप्टिक्स को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें की गई हैं क्या, जिसका हासिल तो नहीं हुआ, नुकसान हुआ है। लेकिन जगन्नाथ पांडा जी, पहले मैं आपसे एक बात ये समझना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में आप ये मामला किधर जाते हुए देखते हैं? कितनी जल्दी चीज़ों को डिरेल होने से पहले वापस ट्रैक में आते हुए देखते हैं? क्योंकि चीन अभी लगातार ये कोशिश करेगा, वो लगातार कोशिश कर रहा है कि उसकी आवाम जो है उसका ध्यान कहीं और खींचे, वो वहाँ की मंदी से, वहाँ जो वायरस उसने पैदा किया उसकी तरफ से हटाए।
क्या इस कोशिश में, इस तरह की कोशिशें उसकी और जारी रहेंगी और हिंदुस्तान के लिए ये प्रॉब्लम जो नेबरिंग कंट्रीज के जरिए वो और खड़ी कर सकता है क्या? देखिए, चीन आज जो है बहुत कॉम्पिटेंट पावर है और ये कैपेबिलिटी रखता है कि मल्टीपल फ्रंट्स में प्रॉब्लम क्रिएट करे, चाहे इंडिया के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट क्यों ना हो, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट क्यों ना हो, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ हो, और जो जापान के साथ ईस्ट चाइना सी में क्यों ना हो। लेकिन हमें ये भी समझना होगा जो चीन का इकोनॉमी है वो बहुत अभी अंडर स्ट्रेस है। सो चीन कहीं ना कहीं पे इस चीज को कम डाउन करने की कोशिश करेगा और अगले जो 2-3 हफ्ते में हम देखेंगे कि एक स्लोली एक पॉलिसी चेंज चीन में देखने को मिलेगा और चाइना इस चीज एक को बात और बताइए, चाइना की तरफ अगर अलाइन होने के बारे में नेपाल सोच रहा है, भारत से कहीं उसका नजरिया जो पहले वाला था, आज की सरकार वहां की उससे शिफ्ट करके खुद को देखती है, लॉन्ग टर्म में चाइना के साथ जाने में उसको नुकसान होने वाला है या फायदा होने वाला है? वो कर्ज के बोझ तले दब जाने वाला है, जैसे पाकिस्तान दब गया, मलेशिया दब गया, तजाकिस्तान दब गया, या नेपाल को उसी में अपनी भलाई दिखाई दे रही है? देखिए, जहां तक नेपाल का बात है वो तो डेफिनेटली इकोनॉमिक बेनिफिट्स चाइना से देख रहे हैं, बट नेपाल को एक चीज भूलना नहीं होगा कि भारत जो है वो अनशियंट पार्टनर है। चाइना अट्रैक्टिव हो सकता है बट भारत अनशियंट है। सो ये चीज नेपाल को भूलना नहीं चाहिए। रानी जी, ये भूलिए मत। और वहाँ पर जो लोग, आपका तो नज़रिया, आप हिंदी भी बोल लेती हैं और अच्छे तरीके से हमारी बात भी समझ रही हैं, लेकिन जिन लोगों को वहाँ समझ में नहीं आ रहा है उनको समझा दीजिए कि नया 9 दिन होता है, पुराना 100 दिन होता है। एंशिएंट साथी हिंदुस्तान है और रहेगा। ठीक बात है। और नेपाल और भारत का जो संबंध है वो भी रहेगा ही, मुझे भरोसा है। मुझे ये लगता है जो अभी भी हम लोग इतना आगे नहीं बढ़ चुके हैं जो समस्या तो का वो हल कौन से लोग ना हैं निकल रानी जी सके, और जो वहां पर ये बताने में लगे हुए हैं कि कोरोना भारत ने नेपाल में फैला दिया, 99% संक्रमण जो हुआ वो भारत की वजह से हुआ, इटली और जापान से तो बस 3 लोग आए थे, बाकी तो पूरे 99% संक्रमण के लिए भारत जिम्मेदार है। इस तरह के नजरिए को कौन हवा दे रहा है वहाँ? बहुत सारे ऐसा तबका होता है जो हर देश में कोई ना कोई इस तरह गेम चलाते रहते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होगा जो ये कोरोना जो आया, इस पे कभी भी हम लोग भारत से कोरोना आया है नहीं कहे हैं। अभी भी हम लोग तो, हमारा जो क्षेत्र भी है, हम आपको बता दें, जो नेपाल और आपके यहाँ के पूर्व मंत्री इश्तियाक, जनवादी समाज पार्टी से उनका ताल्लुक है। इश्तियाक ने ये बात कही है कि 99% संक्रमण तो हिंदुस्तान से हो गया। नहीं, ये बात हम नहीं मानते हैं, क्योंकि आपको हम अभी भी बता दें जिस एरिया से मैं चुनाव लड़ती हूँ, वो मेरा जो एरिया है वो भीठा मोड़ भंसार है, और वहाँ पे आज भी नेपाल से जितना लोग आते हैं जाते हैं उतना ही भारत से आना जाना लगा हुआ है। तो कैसे हम लोग कह सकते हैं जो भारत से ही कोरोना आया और 2015-16 में रानी जी जो क्राइसिस हुई थी, ट्रकों की आवाजाही रुकी थी, सामान की आपूर्ति बाधित हुई थी, वो बात क्या आज भी कहीं गांठ बनकर पड़ी हुई है क्या रिश्तों के बीच में, या बात आगे से वहां से आगे निकल चुके हैं और अब बहुत सारा पानी हम लोग बह चुका है? तब भी बोलते थे, तो वो भारत से जो आना जाना बंद हुआ था ट्रक, वो ट्रक के आना जाना हम लोग बंद किए थे, तो फिर ये संबंध में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मधेशवादी जो दल थे और हमारे दल जो आंदोलन में थे, हम लोग उस पे उतरे हुए थे, तो फिर भारत के संबंध में ये आना तो जरूरी ही नहीं दिखाई देता है कहीं भी, क्योंकि वो आंदोलनकारी तो हम लोग। अच्छा, आप सीधे सीधे ये बताइए कि ये नया नक्शा आपको मंजूर होगा? ये जो नया नक्शा बनाया जा रहा है, ये ठीक किया जा रहा है और आपको ये व्यक्तिगत तौर पर मंजूर है? नहीं, मैं व्यक्तिगत बात अभी भी मैं कहती हूँ जो दोनों तरफ से बैठ के इसका समाधान निकाल लेना चाहिए, दोनों के लिए यही बेहतर होगा, क्योंकि हम लोग के बीच में जो मतलब संबंध है, कहने का ये है कि इसमें बातचीत की गुंजाइश आपको कम से कम नजर आती है। प्रमोद जी, आप देख रहे हैं वहां पर ये नजरिया है, ये प्रिवेलेंट नजरिया है, लेकिन इसको सप्रेस किया जा रहा है। नहीं, देखिए, मैं इनकी बात से एक बात से सहमत हूं कि दोनों मुल्कों की जो जनता है, इनके बीच में आपस में बड़ा स्नेह और प्रेम है। भारत एक प्राचीन राष्ट्र है और हमारे ऐतिहासिक, पौराणिक और उनसे हमारे रिश्ते हैं, तो इस बात को नेपाल जरूर समझेगा कि कोई न कोई उसको गलत हवा दे रहा है। जैसे कि उन्होंने कहा कि कोरोना भारत की वजह से फैला, लेकिन सारा विश्व जानता है कि कोरोना किसकी वजह से फैला, और सारा विश्व इसमें एक इम्पोर्टेंट एक पोजीशन लेकर करके और एक दिशा में आगे भी बढ़ रहा है।
तो उसी बात से एक मुल्क जो है बौखला कर करके विश्व का ध्यान किसी और मुद्दे की तरफ आकर्षित करने के लिए समय समय पे ऐसे हथकंडे जो है लेकर करके लोगों को दिग्भ्रमित अभी अभय दुबे ने एक और आरोप लगाया कि सरकार को ऑप्टिक्स को छोड़कर ग्राउंड वर्क शुरू कर देना चाहिए। क्या कूटनीति के संदर्भ में कुछ चीजें केवल ऑप्टिक्स के लेवल पर रह गई और उसका कुछ हासिल नहीं हुआ देश को? नहीं, कूटनीतिक देखिए, कूटनीतिक के स्तर पर कार्य होते रहते हैं, डिप्लोमेटिक स्तर पर पे विभिन्न स्तरों पर कार्य होते हैं, विभिन्न स्तरों पर बातचीत होती है। फाइनली जब सेटलमेंट हो जाता है, जब कोई बात होती है, तब जाके के जो प्रवक्ता है उस बात को अनाउंस करते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जब तक बात नहीं हुई, जब तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ तब तक बात ही नहीं हुई। बातचीत की एक प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है, तो उसको टाइम टू टाइम में उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता। जब किसी निष्कर्ष में पहुंचते हैं तभी उस चीज को सार्वजनिक किया जाता है। वही अभय दुबे कह रहे थे कि एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी परसुएंस के बावजूद लोगों को ऑन बोर्ड लेने की कोशिशों के बावजूद और ये देखने के बावजूद कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का प्रभुत्व बढ़ रहा है, अगर एक पड़ोसी की तरफ से ऐसा होता है तो कई चीजें कहीं ऑप्टिक्स में तो नहीं रह गई, उसका ग्राउंड में कुछ हासिल नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं है? मेरे को पूछ रहे हैं? हेलो जी, मेरे को पूछ रहे हैं क्या आप? हेलो, हाँ, ऑब्वियसली सर आपसे ही बात कर रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में जो भारत का जो परचम लहराया है और जिस तरह से भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है, ये सबने देखा है। तो भारत आज विश्व में एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है और अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कहा कि G7 में भारत को शामिल किया जाना चाहिए। तो ये भारत की बढ़ती हुई ताकत का एक उदाहरण है और मैं ये कहना चाहता हूं, बढ़ती हुई ताकत का प्रमाण है अभय दुबे, इसलिए इसको केवल ऑप्टिक्स में नहीं देखना चाहिए। कई चीजें जो दिखाई देती हैं वो कूटनीति के लिहाज से जरूरी होती हैं और इसको केवल ऑप्टिक्स में कन्फाइन कर देना ठीक नहीं है। आज अगर आपके साथ अमेरिका खड़ा है, इजराइल खड़ा हुआ है, रूस आपके साथ खड़ा हुआ है, तो ये ऑप्टिक्स नहीं है, आपने जो ग्राउंड वर्क किया है उसका हासिल है। देखिए, ये उस जमीन पर दिखाई देना चाहिए, उसके परिणाम मिलने चाहिए। मैं पूछता हूं, आपने चाइना के लिए दिल ही नहीं व्यापार के भी पूरे दरवाजे खोल दिए। उठाकर देख लीजिए, चाइना से इंपोर्ट 3-4 फोल्ड बढ़ गया 6 साल के मोदी सरकार में। हमने कहा था कि डोकलाम पर आपको चर्चा करनी चाहिए जब आप वुहान जा रहे हैं, तो बताया गया कि इनफॉर्मल टॉक्स, एक नया क्रम प्रारंभ कर दिया। उसके बाद 19 में जब चाइनीज प्रेसिडेंट आए चेन्नई में, तब भी हमने कहा कि 2 दिन पहले ही इमरान खान के साथ चाइना ने खड़े होकर कहा है कि हम कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के साथ दृढ़ता से खड़े हैं। ये चाइना ने ऑफिशियल अपना दोनों देशों में स्टेटमेंट दिया। कई ऐसे कंटेंशंस के मुद्दे हैं, कई ऐसे कंटेंशन के मुद्दे हैं जिनको आप वक्त देखकर उठाते हैं। आवश्यक नहीं है कि उसी समय आप जाएं और उसी समय कोई आप मुद्दा उठा दें। हमने देखा कांग्रेस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भी कई मुद्दों को उनके हिसाब से जब टाइम आया या नहीं आया उस हिसाब से वरीयता दी। तो कोई आवश्यक नहीं है कि उसी समय जाकर वो काम कर दिया जाए। डिप्लोमेसी का तकाजा तो यही कहता है अभय दुबे साहब। तो कभी तो परिणाम दिखे ना। आप मुझे बताइए कि कहीं परिणाम तो दिखाई देना चाहिए। आज जो परिस्थितियां बन रही है गलवान घाटी में, क्या उसकी हम अपेक्षा कर सकते हैं? जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं बहुत अच्छे संबंध है, आप अमेरिका से कहते हैं बहुत अच्छे संबंध है, वो ट्रेड प्लस पार्टनर है, उसने कहा कि ट्रेड प्लस पार्टनर भारत को नहीं रहने देंगे, तब सवाल खड़ा होता है। एक नया अलाइनमेंट है रशिया का, चाइना का, पाकिस्तान का। जो बरसों पुराना दोस्त हमारा रशिया था, वो अब इस अलाइनमेंट के साथ जुड़ता हुआ सुनीत चोपड़ा साहब, तो जो हमारी नीति, सुनीत चोपड़ा साहब, इसमें से कौन सी बात आपको सही लग रही है, अभय दुबे जी की या प्रमोद जी की? लग रही है मुझे एक बात लग रही है, विदेश नीति अपने देश की होती है, हर देश की विदेश नीति अपने देश का हित होता है। सर आपका ऑडियो साफ नहीं आ रहा है, आपकी बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं सुनीत चोपड़ा जी, लेकिन अब क्योंकि वक्त भी नहीं रहा इसलिए आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद करना होगा। नेपाल चीन के साथ खड़ा होकर अपनी पुरानी दोस्ती और पुराने संबंधों को फिलहाल ताक पर रखता दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां की आवाम के साथ जड़ों तक गहरे भारत के रिश्ते हैं और वहां की सत्तारूढ़ पार्टी को आज नहीं तो कल ये समझ में आएगा। लेकिन कहीं नेपाल के हिसाब से तब तक देर तो नहीं हो चुकी होगी। हालांकि भारत ने हमेशा सहृदयता दिखाई है, सदाशयता दिखाई है,
उदार और विशाल हृदय दिखाया है, लेकिन चीन अगर नेपाल के कंधे में रखकर बंदूक चलाएगा तो खतरा नेपाल के कंधे को भी है। आज की अड़ी में इतना ही। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।